साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं और विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अंतर्गत कृषि भूमि को आकर्षित घोषित किया जाना। इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे जितने भी विषय हैं वह आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, हर के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी जरूर है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को आप अब तक अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे जिसके फायदे का हो उसको फायदा, उस जानकारी मिले और उसको फायदा हो। इस उपयोगी चैनल की सभी जानकारियां हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए पुनः अनुरोध कि इसको सब्सक्राइब कर लें। साथियों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 143 पहले थी, जिसके अंतर्गत जो कृषि की भूमि होती थी, खेती की भूमि होती थी, कृषि भूमि होती थी, उसका अगर उपयोग परिवर्तन करना होता था तो वो आकर्षित घोषित होती थी धारा 143 के अंतर्गत। नया भू राजस्व कानून बन गया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनने के बाद ये धारा बदल गई और इसकी धारा अब बन गई धारा 80 और इसके अंतर्गत किया जाता है। कोई भी संक्रमणीय भूमिधर अपनी जोत का या जोत के भाग का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है तो धारा 80 के अंतर्गत उसकी उस जोत को या जोत के भाग को कृषि भूमि के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किया जाता है उप जिलाधिकारी के द्वारा धारा 80(1) के अंतर्गत। कृषि भूमि क्या है? कृषि भूमि के अंतर्गत केवल खेती की जमीन नहीं आती है। कृषि की भूमि तो आती है जिसमें खेती होती है, साथ साथ इसमें बागवानी हो, पशुपालन हो रहा हो, मत्स्य पालन हो, फूलों की खेती हो, कुक्कुट पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, उस जमीन भी कृषि कार्य की मानी जाती है। कृषि कार्य में ये जो 6 बिंदु हमने बताए ये आते हैं और इस कृषि भूमि की परिभाषा, कृषि की परिभाषा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 4 की उपधारा 2 में दी गई है। तो ये कृषि भूमि का मतलब होता है खेती, बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती और मत्स्य पालन। साथियों, कोई अगर संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर है और अपनी उस खेती की कृषि भूमि को वह कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोग करता है तो धारा 80(1) के अंतर्गत उसे उप जिलाधिकारी के न्यायालय में आवेदन देकर इस प्रकार की घोषणा करानी होती है कि उसकी जो कृषि भूमि है उसे आकर्षित या फला प्रयोजन की घोषित कर दी जाए। धारा 80(1) के अंतर्गत आवेदन देने की भी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में प्राविधानित है और इस नियमावली में कहा गया है कि आरसी प्रपत्र 25 में उसे आवेदन देना पड़ेगा। आरसी प्रपत्र 25 में जो आवेदन है उसका जो प्रारूप है उसमें आवेदक का नाम, आवेदक का पिता का नाम और पता, जोत जो है उसका पूरा विवरण जो खेत है और देय कितना है, उसकी लगान कितना है, भू राजस्व कितना है, गैर कृषि कार्य के उद्देश्य से प्रयुक्त जोत का क्षेत्रफल, अगर उसका पूरा क्षेत्रफल आप गैर कृषि कार्य से नहीं उपयोग कर रहे हैं, केवल थोड़ा भाग कर रहे हैं तो कितना है, उसका पूरा नक्शा, विशिष्ट गैर कृषि कार्य की जिसकी जोत अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग हो रहा है उसका विवरण, पूरे जोत अथवा उसके किसी भाग की घोषणा चाहिए गई इसका विवरण। आप जानते हो, मान लीजिए आपके पास 2 बीघे का खेत है, 1 बीघे में आप घर बना के रह रहे तो वो 1 बीघे अब खेती की जमीन नहीं रही, उसे आप धारा 80(1) के अंतर्गत आकर्षित घोषित करा लेंगे आवासीय प्रयोजन के लिए। तो
पूरा भाग नहीं कराना, आधा भाग कराना है तो आपको उसका विवरण भी देना पड़ेगा। इस प्रकार यह प्रारूप है आरसी प्रपत्र 25 जिस पर आपको आवेदन करना है। और उत्तर प्रदेश में जो नियम बने हैं उसके अंतर्गत आरसी जो हमारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली है उसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन देने की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर कर सकता है। waad.up.nic.in ये पोर्टल है, उस पर आप जो है कंप्यूटरीकृत प्रणाली वाला आप पोर्टल जब खोलेंगे RCCMS तो ऑनलाइन आवेदन का जाकर के आप अपने उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आवेदन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि क्या प्रारूप होगा और कैसे ऑनलाइन आवेदन आप देंगे। दूसरा यह है कि उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से, मान लीजिए किसी खेत में खेती नहीं हो रही है और कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और उप जिलाधिकारी पाते हैं यहां तो खेती हो नहीं रही है, तो स्वप्रेरणा से भी वो अपने आप भी उस भूमि के संबंध में घोषणा कर सकते हैं। आवेदन पे भी कर सकते हैं और स्वप्रेरणा से भी कर सकते हैं। साथियों, जो आवेदन दिया जाएगा उस आवेदन की विहित प्रक्रिया से जांच उप जिलाधिकारी कराएंगे और विहित प्रक्रिया नियमावली में दी है और उसमें कहा गया है उप जिलाधिकारी राजस्व निरीक्षक से नीचे के किसी अधिकारी, मतलब राजस्व निरीक्षक या उसके ऊपर के किसी अधिकारी से जांच कराएंगे कि मौके पर वास्तव में क्या कृषि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांच करा लेंगे। ये रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी और इसके आधार पर आवेदन देने की तिथि के 45 दिन के अंदर उप जिलाधिकारी को अपना विनिश्चय करना पड़ेगा। या तो आवेदन को स्वीकार करते हुए घोषणा कर दे कि फला फला डाटा नंबर का इतना इतना हिस्सा या पूरा हिस्सा जिसके लिए आवेदन किया गया है वह कृषि प्रयोजन से, कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में आ रहा है और उसे उस प्रयोजन के लिए घोषित कर देंगे, या उसके आवेदन को सही न पाते हुए खारिज अस्वीकृत कर देंगे। यदि आवेदन उप जिलाधिकारी द्वारा खारिज किया जाता है तो कारण भी अंकित करना पड़ेगा, कि लिखित करना पड़ेगा अपने आदेश में कि इन कारणों से मैं आवेदन को अस्वीकार करता हूं। और अगर आवेदन को अस्वीकार करते हैं तो यह सूचना भी आवेदक को देनी पड़ेगी। साथियों, इसी धारा 80(1) में यह भी प्राविधान किया गया है कि यदि आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है उद्घोषणा के लिए, और अगर वो कई खातेदार हैं, सह खातेदार हैं, तो सबकी सहमति भी उसमें शपथ पत्र के रूप में या ऐसे लगा दी है, तो 45 दिन में अगर आदेश नहीं करते हैं उप जिलाधिकारी तो यह माना जाएगा कि घोषणा हो चुकी है, घोषणा हुई समझी जाएगी और तहसीलदार अभिलेखों में उप जिलाधिकारी के आदेशों के अध्याधीन अंकित करते हुए घोषणा दर्ज कर देंगे। ये प्राविधान किया गया। अब बात कर लेते हैं शुल्क की। जो व्यवस्था की गई है नियमावली में, उसमें शुल्क राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित कर सकती है। जो वर्तमान में व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो उस जमीन का सर्किल रेट के आधार पर मूल्य निकलेगा, कलेक्टर का जो सर्किल रेट है उस एरिया का, उस जमीन का, उसका जो मूल्य निकलेगा उसका 1% जो धन होगा वो फीस के रूप में जमा करना होगा। साथ ही साथ अगर जमीन का आंशिक भाग आप घोषित कराना चाहते हैं कृषि भूमि के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, तो उस आंशिक भाग की पैमाइश के लिए भी नियम 22(2) के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, जो फीस बनेगी वह भी जमा करनी पड़ेगी, पहले घोषणा करने से पहले ही जमा करनी पड़ेगी। तो साथियों, इस प्रकार धारा 80(1) के अंतर्गत घोषणा का प्राविधान किया गया है। दूसरी परिस्थिति है
कि अगर कोई जमीन, आप देखते होंगे लोग जमीन खरीदते हैं, उस पर अस्पताल बनवाना चाहते हैं या उद्योग लगाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, उनका प्रयोजन होता खरीदने का, और तब वो क्या कर सकते हैं कि धारा 82 के अंतर्गत जमीन को भविष्य में क्या प्रस्ताव है उसके लिए वह आवेदन दे सकते हैं कि अगर भविष्य में उसका उपयोग औद्योगिक करना चाहते हैं, वाणिज्यिक करना चाहते हैं और आवासीय करना चाहते हैं, तो भविष्य के प्रस्ताव के लिए भी करते हुए आवेदन दे सकते हैं और घोषणा करा सकते हैं। इस तरह आवेदन देने पर या तो उप जिलाधिकारी द्वारा धारा 82 के इस आवेदन को स्वीकार करके घोषणा कर दी जाएगी या अस्वीकार कर दिया जाएगा। अस्वीकार करेंगे तो कारण लिखित करना पड़ेगा और उसके आदेश की कॉपी आवेदक को देनी पड़ेगी। इसमें शर्त यह भी है कि जो इस तरह की घोषणा होगी कि भविष्य में हम ये प्रयोजन इस जमीन पर करेंगे, तो उस जमीन पर 5 साल के अंतर्गत वह गतिविधियां उनको करनी पड़ेगी। अगर वो 5 साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए घोषणा कराई वो प्रयोजन में उस जमीन को नहीं लाते हैं, तो यह जो उद्घोषणा 82 के अंतर्गत हुई है वह लैप्स मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। तो यह प्रक्रिया 82 के अंतर्गत है जो प्रस्तावित भू प्रयोजन है। साथियों, ये जो धारा 80 के अंतर्गत कृषि भूमि का प्रयोजन बदला जाएगा या अगर जमीन विकास प्राधिकरण या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है, तब क्या होगा? तब महायोजना में जो भू उपयोग होगा वही उपयोग वो संक्रमणीय भूमिधर कर सकता है, उसके भिन्न नहीं कर सकता। और ऐसी क्षेत्र के लिए जब आवेदन 80 के अंतर्गत करेगा तो उसे एक प्राधिकरण से और औद्योगिक प्राधिकरण जो भी जिसका क्षेत्र है वहां से पूर्व अनुमति अनुज्ञा लेनी पड़ेगी और उसे आवेदन के साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बाहर का क्षेत्र है तो पूर्व अनुमति अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। साथियों, धारा 82 के अंतर्गत जो लोग भविष्य के लिए प्रस्तावित कृषि भूमि के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषणा के लिए आवेदन करके घोषणा कराते हैं, जैसा मैंने बताया कि 5 साल के अंतर्गत उन्हें उन गतिविधियों को प्रारंभ करना पड़ेगा, निर्माण पूरा करना पड़ेगा और फिर आवेदन एक देना पड़ेगा धारा 83 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी को। उप जिलाधिकारी उस पर जांच करा लेंगे और अगर पाएंगे कि जो लिखा है वो सही है और वहां पर गतिविधियां निर्माण पूरा हो गया, गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं, तो उस धारा 82 के आवेदन धारा 82 के अंतर्गत जो घोषणा की गई थी उसको धारा 81 की घोषणा में संपरिवर्तित कर देंगे। इस तरह का आदेश 15 दिन के अंदर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं 5 साल के अंदर निर्माण और गतिविधियां प्रारंभ, तो जो धारा 82 के अंतर्गत अनुमति दी गई थी वह स्वतः ही लैप्स हो जाएगी। साथियों, परंतु इस उपधारा के अंतर्गत जो घोषणा की जाएगी वह भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं आती है और उक्त भूमि निरंतर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जाएगी। जब कभी वह भूमि पर वह गतिविधियां जो जिसके लिए परिवर्तन किया गया था धारा 81 82 में घोषणा की गई थी वो खत्म हो जाए और फिर कृषि भूमि के रूप में प्रयोग होने लगे, खेती होने लगे, तो फिर उसका परिवर्तन कृषि भूमि के रूप में हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ, घोषणा का लाभ क्या होगा कि इस घोषणा हो जाने के बाद वह बैंकों में अपने आवेदन देकर के ऋण की व्यवस्था, प्रस्तावित गतिविधि, मान लीजिए अस्पताल खोलना चाहता उस जमीन पर, तो उस अस्पताल खोलने के लिए तमाम फॉर्मेलिटी भी तो करनी होगी। उसके लिए बैंकों में आवेदन अपने प्रोजेक्ट का देकर के ऋण की स्वीकृति कराना,
परियोजना की स्वीकृति कराना, ये सब अन्य जो कार्य हैं उन सब के लिए वह इस घोषणा के बाद हकदार हो जाएगा। लेकिन किसी नगरीय या औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अगर वो जमीन आती है तो संबंधित विकास प्राधिकरण या औद्योगिक विकास प्राधिकरण या नगरीय क्षेत्र की अनुमति, पूर्व अनुमति लेकर के ही आवेदन किया जाएगा, जैसा मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया। अगर जमीन में कई सहखातेदार हैं तो आवेदन जो होगा वह सभी सहखातेदारों की तरफ से होगा। अगर कोई अकेले अपना आवेदन देना चाहता है तो तब तक नहीं दे सकता जब तक उस जमीन का विधि अनुरूप धारा 116, 117 बंटवारे का बना है उसके अंतर्गत अलग न करा ले अपने हिस्से को, तब तक वो उस भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। यह भी स्पष्ट है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब आप आवेदन करेंगे लेकिन उप जिलाधिकारी तब भी आपके आवेदन को खारिज कर सकते हैं। वह परिस्थितियां धारा 80(7) में स्पष्ट की गई है। और क्या क्या परिस्थितियां हैं 80(7) में? मान लीजिए जिस प्रयोजन, आज तो कृषि हो रही, आप वहां पे एक चमड़ा उद्योग लगाने के लिए परमिशन कृषि भूमि का जो है धारा 80(2) के अंतर्गत आवेदन करके उसका प्रयोजन बदलना चाहते हैं। अब उसको लेकर के गांव वाले आसपास के क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो जाए, न्यूसेंस क्रिएट हो जाए आपके इस कार्य से, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, या वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, या वहां के लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो जाए, या लोगों को असुविधा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयोजन के लिए आपने लिया है वह वहां की महायोजना के विरुद्ध हो। तो ऐसी परिस्थितियों में उप जिलाधिकारी आपके आवेदन को कृषि भूमि के जो प्रयोजन आप दूसरा बदलना चाहते हैं वह आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। यह परिस्थितियां भी हैं। इस तरह मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे किन परिस्थितियों में जमीन को संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदार अपनी जोत को या उसके आंशिक भाग को कृषि भूमि से के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जो है धारा 80(1) के अंतर्गत या प्रस्तावित कार्य के लिए धारा 82 के अंतर्गत आवेदन देकर के घोषणा उप जिलाधिकारी से करा सकता है। आवासीय प्रयोजन के लिए अगर कोई भूमिदार अपनी जमीन की घोषणा कराता है अपने निजी आवास के लिए तो उसको कोई शुल्क दे नहीं होगा। ये भी स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि ये जानकारी आपको लाभदायी सिद्ध होगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों सबको प्रेषित करेंगे जिससे सबको इसकी जानकारी हो और इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।